students, welcome back to your chemistry class. This is Poonam Verma, your chemistry teacher. As you know, we are doing our chapter solutions, chapter 1 for your class 12. Today we will start or we will see the another method of expression of concentration of solutions. इसके पहले वाले क्लासेस में हमने कुछ कंसंट्रेशन मेथड्स को डिस्कस किया हुआ है. आज हम शुरुआत करेंगे मोल फ्रैक्शन से. मोल फ्रैक्शन क्या होता है? ऑब्वियसली फ्रैक्शन तो आप जानते ही होंगे. फ्रैक्शन जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में फ्रैक्शंस निकालते हैं, ठीक उसी कंसेप्ट के आधार पर हम लोग काम करेंगे. मोल फ्रैक्शन क्या है भाई? तो मैंने डेफिनेशन लिख रखा है. इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. मतलब अगर हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें एक सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है, तो जाहिर सी बात है कि सॉल्यूट का कुछ मोल्स होगा और सॉल्वेंट का कुछ मोल्स होगा. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को एक्सप्रेस करने का तरीका है x से. x के बगल में हमने सबस्क्रिप्ट में a लिखा है, दैट मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ a. और आपको पता है कि a हम हमेशा सॉल्यूट के लिए ही लेते हैं. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ a इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a. n से हम नंबर ऑफ मोल्स को डिफाइन करते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a divided by number of moles of A plus number of moles of B. That means total number of moles. जैसा कि डेफिनेशन था, डेफिनेशन क्या कह रहा है? ये रेशियो है किसका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट. एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो टोटल नंबर ऑफ रेशियो के साथ. देखिए मैथमेटिकली यही होगा ना. ठीक ऐसे ही हम मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के लिए भी निकाल सकते हैं. सॉल्वेंट को हम हमेशा B मानते हैं. मोल फ्रैक्शन को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय X. सबस्क्रिप्ट B इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. गेटिंग माय पॉइंट? वेयर जहां आप याद रखने के लिए लिख सकते हैं वेयर Na इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A and Nb is number of moles of component B या solvent. ठीक है. अगर आप इन दोनों फ्रैक्शंस को जोड़ेंगे, इसको और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? जोड़ के देखते हैं. On adding both the fractions, मतलब XA और XB को जोड़ लिया तो क्या आएगा हमारे पास? देखिए तो Na by Na plus Nb plus Nb divided by Na plus Nb. देखिए ये ऐसा आएगा. मीन्स 1. तो अगर हम दोनों मोल फ्रैक्शंस को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1. ठीक इसी तरह से अगर हमारे पास टर्नरी कंपोनेंट रहेगा तो मोल फ्रैक्शन होगा XA, XB, XC, XD. सबको अगर जोड़ दें हम तो ये हमेशा 1 के बराबर ही आएगा. आपको तो पता ही है कि सारे फ्रैक्शंस को अगर हम जोड़ देते हैं तो मोल हमारे पास 1 होता है. जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन पढ़ते हैं, ठीक वैसे ही ये है मोल फ्रैक्शन. एक मेथड रिप्रेजेंट करने का कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. तो अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो हमने क्या पाया? XA plus XB is equals to 1. ये हमेशा होगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 1. तो जब हमारे पास न्यूमेरिकल्स आएंगे, अगर हमने इसको कैलकुलेट कर लिया तो हम आसानी से XB को कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर एक कंपोनेंट हमको पता चल जाएगा तो दूसरा कंपोनेंट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं. चलिए एक एग्जांपल देखते हैं. नाउ हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन. कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है, इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% C2H6O2, दैट मींस इथिलीन ग्लाइकॉल बाय मास. इसका मतलब क्या हुआ? हमने पिछले क्लास में देखा था कि मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है. 20% इथिलीन ग्लाइकॉल बाय मास का मतलब है कि अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो उसमें 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल है.
मतलब 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल घुला हुआ है 80 ग्राम पानी। पहले इस बात को लिख लेते हैं। मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इज इक्वल्स टू, मान लिया जाए 20 ग्राम होता है, therefore mass of water will be 80 grams। हमको निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। हमारे पास मास है इथिलीन ग्लाइकॉल के लिए और वाटर के लिए निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले करना क्या होगा, हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा कि इथिलीन ग्लाइकॉल का कितना मोल है और वाटर का कितना मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम लोग, अभी हमने देखा था नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं हम, उसके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला था, दैट इज W/M, where W is the mass of the substance and M is its molar mass। जब भी हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना होता है तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं W/M। चलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल निकालें। इसके लिए हमको पता क्या होना चाहिए, वेट तो हमारे पास है 20 ग्राम, लेकिन हमारे पास मोलर वेट नहीं है। तो इथिलीन ग्लाइकॉल का सबसे पहले हमको मोलर मास निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, M फॉर C2H6O2, ये हो जाएगा 2 × 12 प्लस 6 × 1 प्लस 16 × 2, 24 प्लस 6 प्लस 32। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 62। तो मोलर वेट हो गया इथिलीन ग्लाइकॉल का 62। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 will be equals to W/M, W is 20 ग्राम by molar weight हो गया इसके लिए 62 ग्राम पर मोल। इसको कैलकुलेट करेंगे जब हम लोग तो हमारे पास आएगा 0.322 मोल। ये आपको कैलकुलेट करके लिखना है। मेरे पास कैलकुलेटेड वैल्यूज है, आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, खुद से कैलकुलेट करना है। अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करने लगूंगी तो इट विल टेक मच मोर टाइम। सो आप खुद से कैलकुलेट करके इसको लिखेंगे। मेरे पास डिजिटल वैल्यूज है जो मैं यहाँ पे पुट करती जाऊंगी। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं NH2O, N इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, विल बी इक्वल्स टू 80 बाय वाटर के लिए मॉलिक्यूलर वेट निकाल के देखेंगे आप तो ये 18 ग्राम्स आएगा। 80 बाय 18, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 4.444। तो आपके पास दोनों चीज के लिए नंबर ऑफ मोल्स है। अब निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो हम लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल क्या सीखा था हमने सीखा था इट इज इक्वल्स टू Na/Na प्लस Nb। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल 0.322 डिवाइडेड बाय 0.322 प्लस 4.444। अब आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, ये डिजिटल वैल्यू आएगा आपके पास 0.068। इसको आपको कैलकुलेट करके देखना है। सिमिलर लाइन ऑन नेक्स्ट में मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दैट मींस XH2O निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या आया है भाई 4.444 डिवाइडेड बाय 4.444 प्लस 0.322। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 0.932। या तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट करिए, या अभी अभी हमने देखा था कि अगर एक मोल फ्रैक्शन हमारे पास निकल जाता है तो दूसरा हम बड़ी आसानी से निकालते हैं। कैसे, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, दैट इज
0.068, that will also be 0.932. आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, ये ऐसा ही आएगा। तो ये था मोल फ्रैक्शन मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। Now, coming to the next method to express the concentration of solution, we use normality. Normality एक तरीका है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, और ये सबसे ज्यादा चलता है लैब में जब हम काम करते हैं तो हमारा सॉल्यूशंस नॉर्मेलिटी में ही दिया हुआ रहता है। नॉर्मेलिटी को हम एक्सप्रेस करेंगे कैपिटल एन से। कैपिटल एन से नॉर्मेलिटी, ये होता क्या है? नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन is the number of gram equivalents present in 1 liter of solution. It is the number of gram equivalent of solute, gram equivalents of solute present in 1 liter of solution. जैसे हम लोग मोलारिटी का काम करते थे, ठीक वैसे ही नॉर्मेलिटी N will be equals to number of gram equivalent of the solute divided by volume of solution, और ये वॉल्यूम हमको लेना होगा लीटर, मतलब प्रति लीटर कितना ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का डिसॉल्व है सॉल्यूशन में। दिस विल गिव यू द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हमारा सॉल्यूशन जैसा कि हमको पता है कि ऑलवेज लीटर में ना होकर के मिलीलीटर में दिया होता है, तो हम इस एक्सप्रेशन को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक्चुअली हम मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, जो नीचे से ऊपर चला गया है। तो आपको ये एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, और ये भी, क्योंकि यूनिट इंपॉर्टेंट है। अब यूनिट की बात, तो यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, जिसको हम शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं नॉर्मेलिटी को, नॉर्मेलिटी की यूनिट को। तो अब बात आती है कि ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। जैसे आपको तो अभी तक पता है नंबर ऑफ मोल्स, अभी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है, तो जानते हैं इनकी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है। नंबर ऑफ gram equivalents of solute is equals to weight of the solute divided by equivalent weight of solute. जैसे हमें पता है कि नंबर ऑफ ग्राम मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, हमने आपको बताया हुआ है कि इसके लिए हम निकाल लेते हैं W/M, where W था वेट ऑफ द सॉल्यूट एंड M था उसका मोलर मास। यहाँ पे हम लेते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, अब मॉलिक्यूलर वेट नहीं लेंगे, इक्विवेलेंट वेट लेंगे। यहाँ पे W/M के ही टच पे वेट ऑफ द सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो अब बारी है कि आखिर इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट के लिए हम लोग कुछ और चीजों को जानेंगे। सॉल्यूशन जो है हमारा, उसमें या तो एसिड घुला होगा, कोई सब्सटेंस है, तो हो सकता है कि वो एसिड हो सकता है कि वो बेस हो सकता है कि वो सॉल्ट हो सकता है कि वो कुछ भी। तो अगर एसिड होगा तो उसका इक्विवेलेंट वेट निकालने का दूसरा तरीका, बेस होगा तो दूसरा, सॉल्ट होगा तो दूसरा। बात करते हैं एसिड्स की। फॉर एसिड्स, ध्यान से समझेंगे इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एसिड्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट is equals to molecular weight by basicity. अब मॉलिक्यूलर वेट तो हम जानते हैं, बेसिसिटी हमको नहीं पता है। क्या आपको कोई एसिड पता है? हाँ, बहुत सारा एसिड पता है। क्या क्या हो सकता है भाई? कुछ कॉमन एग्जाम्पल,
HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4, so many of acids. कोई एसिड लेते हैं, मान लिया जाए कि HCl लेते हैं हम, HCl को पानी में डालेंगे तो ये टूटेगा। कैसे टूटेगा? H प्लस और Cl माइनस। HCl is an acid because it furnishes H plus ions. कोई भी एसिड है पानी में डाला वो H प्लस आयन देगा, और जो कोई एसिड जितना H प्लस आयन दे सकता है that is the basicity of that acid. बेसिसिटी क्या हुआ? बेसिसिटी क्या? Basicity equals to number of replaceable H plus ions for an acid. तो इक्विवेलेंट वेट अगर हमको निकालना होगा HCl का तो हम क्या कर सकते हैं? HCl के लिए इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ HCl। बेसिसिटी क्या है यहाँ पे? 1। निकाल के देखते हैं। HCl is equals to molecular weight of HCl. molecular weight कितना आएगा? 1 plus 35.5. 1 plus 35.5 that means 36.5 divided by basicity. Basicity कितना? 1. That is 1. That will be equals to 36.5. ठीक है, तो HCl का इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? 36.5। कोई ऐसा भी एसिड हो सकता है जो एक से ज्यादा H प्लस आयन रिलीज कर दे। फॉर एग्जाम्पल H2SO4 की बात करें, H2SO4 को अगर पानी में डाला जाए तो ये भी टूटेगा, H प्लस आयन देगा। नाउ इट विल गिव 2H प्लस SO4 2 माइनस। यहाँ पे कितना H प्लस आयन निकला? 2। 1 मोल H2SO4 2 मोल H प्लस आयन को देगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा? दैट इज molecular weight of H2SO4 divided by its basicity. H2SO4 का molecular weight होगा 98 divided by basicity कितनी? 2। चूंकि H2SO4 2 हाइड्रोजन आयन दे सकता है इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 49। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड जो है वो वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि कितना H प्लस आयन रिलीज होता है। तो E for acids हम लोग याद रखेंगे equivalent weight is equals to molecular weight by basicity, where basicity is number of replaceable H plus ions. ठीक है, तो अगर हमारे पास सॉल्यूट एसिड है तो इक्विवेलेंट वेट हम निकाल सकते हैं ना। एसिड की जगह पे अगर हम बेस ले लें देन क्या होगा? फॉर वर्किंग ऑन सेम लाइन एंड लेंथ और फॉर बेसिस, अगर हम बेस की बात करें, कोई एक बेस लेते हैं हम, जैसे NaOH, पानी में डाला कैसे टूटेगा? Na प्लस और OH माइनस। दूसरा बेस लेते हैं BaOH43, पानी में डाला कैसे टूटेगा? Ba2 प्लस OH माइनस 2। तो कोई बेस एक OH माइनस दे सकता है, कोई बेस 2 दे सकता है, कोई 3 दे सकता है। तो फॉर बेसिस इक्विवेलेंट वेट will be equals to molecular weight divided by, yes, this is acidity। और आपको अब बताने की जरूरत नहीं है what is acidity। Acidity is number of replaceable OH minus ions for bases। ठीक है, तो एसिड के लिए क्या हो गया? इक्विवेलेंट वेट था मॉलिक्यूलर वेट बाय बेसिसिटी, और बेस के लिए क्या? मॉलिक्यूलर वेट बाय एसिडिटी। ठीक ऐसे ही सॉल्ट के लिए होगा, वर्किंग ऑन सेम लाइन एंड लेंथ। फॉर सॉल्ट equivalent weight is equals to molecular weight
divided by valency of metal cation. इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट ले लिया हमने, जैसे NaCl, पानी में डालेंगे तो ऑब्वियसली Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी ऑफ मेटल आयन, दैट मींस सोडियम का वैलेंसी +1। दूसरा सॉल्ट ले लेते हैं हम लोग, CaCl2, टूटेगा कैसे, Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, तब वहां पे वैलेंसी क्या हो जाएगी 2, मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। ऐसे ही हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स की। तो फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, equivalent weight is equals to molecular weight divided by number of electrons loosed और gained, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करना और रिलीज करना। तो फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या तो गेन या लूज करना। तो दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट। तो आपको पता चल गया कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं हम, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए एक आसान सा सवाल देखते हैं। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, मतलब ऐसा ऑक्सैलिक एसिड जिसमें पानी भी मौजूद है, इन 1250 ml ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है हमारा 1250 मिलीलीटर का, जिसमें ऑक्सैलिक एसिड घुला हुआ है और ऑक्सैलिक एसिड का मात्रा दिया हुआ है 31.5 ग्राम। तो हमको बताना है कि इस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी क्या है, यानी कि इसको n के टर्म्स में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू क्या, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन तो आपको दिखाई दे रहा है, कितना है 1250 ml। और आपको क्या पता चल रहा है, वेट ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड। तो अब वेट आपको पता है, निकालना क्या है हमको, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या, COOH, COOH, हाइड्रेटेड है मतलब 2H2O इसके साथ लगा हुआ है। हमको इसका सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है। मॉलिक्यूलर वेट होने के पता होने के बाद हमको पता होना चाहिए कि इस एसिड की बेसिसिटी कितनी है। ये देखिए, ये है हमारा ऑक्सैलिक एसिड, इसमें से यहाँ हमको दिखाई दे रहा है 1 2 और 4 हाइड्रोजन, को टोटल 6 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें से जो रिप्लेस होगा हाइड्रोजन, दैट इज ओनली दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट बाय बेसिसिटी। तो सबसे पहले हमको इसका मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, 12 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 4 प्लस इन हाइड्रोजन के लिए 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 18 कर सकते हैं, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, ये हम कैलकुलेट करके अभी तक सीख चुके हैं। इसको कैलकुलेट किया जाए, 24 प्लस 64 प्लस 2 प्लस 32, कैलकुलेट करिए, ऑक्सैलिक एसिड, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 124 ग्राम्स। इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल्स टू
2 और 5, दिस इज योर 36। तो 8 4 12 4 16 का 6। Equivalent weight of auxiliary is equal acid is equals to 126 divided by 2, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, that becomes 63। तो normality is equals to equivalent weight of oxalic acid divided by volume of solution, चूंकि सॉल्यूशन ml में है इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड 63, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है हमारा 1250 into 1000। कैलकुलेट किया जाए इसको, सॉरी नॉर्मैलिटी is equals to number of gram equivalents divided by volume of solution into 1000। Number of gram equivalents is equals to weight of the solution, weight of the oxalic acid divided by equivalent weight of the acid, that is 31.5 divided by 63 into volume of solution 1250 ml multiplied by 1000। कैलकुलेट करते हैं इसको, टाइम्स में जाएगा 50, 5 टाइम्स में 2 टाइम्स में, that will become 0.4 n। तो इस सॉल्यूशन की नॉर्मैलिटी कितनी हुई 0.4 n। नाउ अब हमने सीखा, सारा तरीका हमने सीख लिया है कि सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अब हम एक बहुत मजेदार चीज देखेंगे। ये सारे मेथड्स थे एक्सप्रेस करने के कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। आपका काम है अब इन सारे मेथड्स को एक बार फिर से दोहरा देना, क्योंकि अगले लेक्चर में हम लोग इन मेथड्स को कंपेयर करेंगे और कुछ बातें सीखेंगे जिनसे हम बड़ी आसानी से न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात तो है कि आपको थ्योरी पता होना चाहिए। इन सारे मेथड्स को आप एक बार अच्छे से दोहरा लें और कल के लेक्चर में हम लोग करते हैं कुछ टेक्निकल बातों को सीखेंगे और कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे। तब तक आप सवाल बनाइए, प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और चलिए पढ़ते और पढ़ाते हैं केमिस्ट्री इन केमिस्ट्री फ्यूजन फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।